स्पेस में एक ऐसा तैरता लाश जो कि हजारों सालों से तैर रहा है, और जो अपने बचपन में पोलियो ड्रॉप्स लिए थे, उसका टेस्ट आप याद करो कैसा था, नमकीन खट्टा टाइप का। वो टेस्ट आपको विविडली अभी भी याद होगा अगर आप थोड़ा सोचो तो। और साइकोपैथ कैसे दिखते हैं, उनका फेस एक्सप्रेशन कैसा होता है, स्टडीज में जो पाया गया है, उन स्टडीज के हिसाब से एक मूवी कैरेक्टर है जो कि एक साइकोपैथ को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है। इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। और कैसे पेपर लीक्स के केस इंडिया को बर्बाद कर रहे हैं, और इतनी बड़ी मछली एक जंगल में क्या कर रही है, यहाँ पे कैसे आई, ऐसी वियर्ड बट ट्रू बातों का आज आप इस वीडियो में जानोगे। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 11, जैसे कि आप इन आर्टिकल्स को देख सकते हो, साइकियाट्रिस्ट के जितने ग्रुप्स ने जितने भी मूवीज को स्कैन किया एक परफेक्ट साइकोपैथ के कैरेक्टर के लिए, उन सब में से जो आप ये सीन देख रहे हो एक मूवी का जिसका नाम है नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, जो कि 2007 की एक मूवी है। इस मूवी में एक कैरेक्टर रहता है एंटोन चिगुर, और इसका जो फेस एक्सप्रेशन देख रहे हो एक रियल साइकोपैथ जो कि लोगों का जान लेता है, उससे साइंटिफिकली मेल खाता है। यानी एक लाइन में कहूं तो ये जो कैरेक्टर है ये मोस्ट एक्यूरेट डिपिक्शन है एक साइकोपैथ का। मतलब कुछ मूवीज में आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि साइकोपैथ लोग हमेशा हंसते रहते हैं या फिर गुस्से में रहते हैं, वैसा नहीं होता है। साइकोपैथ का जो चेहरे का एक्सप्रेशन रहेगा वो बहुत अजीब टाइप का होता है, और उसी को आप इस सीन में देख सकते हो। चेहरे पे स्माइल और सैडनेस का एक अजीब सा कॉम्बिनेशन होगा जो कि एक वियर्ड यानी अजीब सा फेशियल एक्सप्रेशन होता है। फैक्ट नंबर 10, तो बढ़ते हैं अगले फैक्ट पे। स्पेस में मौजूद इटर्नल डेड बॉडी। ये फैक्ट सुन के आप अमेज हो जाओगे सही में। वैसे अगर आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो नीचे एक बार चेक कर लो कि बेल आइकन ऑन है कि नहीं है तो ऑन कर लो बेल आइकन, ताकि अगली अमेजिंग वीडियो आपके फोन में सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। क्या आपको पता है अंतरिक्ष में अगर कोई मर जाए और डेड बॉडी स्पेस में तैरता रहे तो आप मेरे को एक सवाल का जवाब दो, आपको क्या लगता है वो डेड बॉडी कितने साल में सड़ जाएगा? तो कॉमन सेंस यही बताता है कि कुछ दिनों में ही वो सड़ जाएगा बॉडी, लेकिन अंतरिक्ष में कुछ अजीब होता है। जैसे कि आपको पता होगा अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं होता है, और ऑक्सीजन नहीं होगा, हवा नहीं होगा, तो बॉडी डिकम्पोज भी नहीं होगा। यानी स्पेस में अगर कोई डेड बॉडी ऐसे ही तैर रहा है तो वो वैसा ही का वैसे ही रहेगा। अगर आज कोई स्पेस में मरा और अनफॉर्चुनेटली उसका डेड बॉडी धरती से दूर चला गया और वो डेड बॉडी सोलर सिस्टम में तैर रहा है मान लो, और इमेजिन करो कि आज से 150 साल बाद कोई वैज्ञानिक उसी बॉडी के खोज में निकला, तो उसको वो बॉडी वैसा ही का वैसे ही रूप में मिल जाएगा। बॉडी डिकम्पोज नहीं होगा स्पेस में। इनफैक्ट अगर टेक्निकली बात करूं तो लाखों साल बाद भी अगर कोई जाएगा बॉडी खोजने, वो वैसे ही का वैसे ही रहेगा। 10 लाख साल बाद, 1 करोड़ साल बाद वो वैसे ही का वैसे ही रहेगा। और आपको पता है ये बात मेन स्ट्रीम में तो नहीं फैला हुआ है, लेकिन कई थ्योरीज के हिसाब से जब अंतरिक्ष को एक्चुअली में एक्सप्लोर करने का क्रेज इस दुनिया में आया था, तब जो पहली कंट्रीज थी यूएसए, रशिया, जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में सबसे आगे थी, वो ह्यूमन बींग्स को भेजने के पहले जानवरों को भेज के टेस्टिंग किया करती थी। और बहुत सारे ऐसे स्पेस प्रोजेक्ट्स थे जिसमें जानवरों को भेजा गया था जिसके बारे में पब्लिक को नहीं बताया गया था। अब आप ही सोचो, क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन की हर बात पब्लिक को पता होती है? नहीं होती है। तो थ्योरीज के हिसाब से कई चिंपैंजीज को स्पेस में भेजा गया था, कई कुत्तों को भेजा गया था, और कई फेल्ड मिशंस भी हुए थे जिनमें वो मारे गए थे। यानी अगर वो कुत्ते चिंपैंजीज मरे होंगे तो उनका डेड बॉडी स्पेस में आज भी तैर रहा होगा। और क्योंकि मैंने बताया बॉडी डिकम्पोज नहीं होता है, तो इसका मतलब अगर अभी जाके कोई खोजे और लकीली मिल जाए इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं भी, तो वो कुत्तों का डेड बॉडीज आज भी वैसे ही तैर रहा होगा। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 9, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे जो कि बहुत ही सीरियस है। इंडिया में पेपर लीक्स और एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज का ट्रांसपेरेंट ना होना, ये दोनों चीजें ही स्टूडेंट लाइफ को खोखला कर रहे हैं। स्टूडेंट ये जो वर्ड है ये कोई छोटा वर्ड नहीं है। इंडिया में टोटल 30 करोड़ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जो कि पूरे यूएसए यानी अमेरिका के पॉपुलेशन के बराबर है। और इन करोड़ों स्टूडेंट्स का भविष्य टेस्टिंग एजेंसीज के हाथ में होता है, जो कि एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। और इतनी स्ट्रिक्ट एजेंसीज होने के बाद भी हमने पास्ट में कई पेपर लीक्स के मामले देखे हैं। पेपर लीक एक ऐसा केस होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल के सांठ गांठ के बिना नहीं संभव है। स्टूडेंट्स अक्सर पढ़ाई के दम पर अपना सपना बिल्ड करते हैं दिमाग के अंदर, क्योंकि पढ़ाई, एजुकेशन, नॉलेज यही ऐसी चीजें हैं जो कि इंसान के लाइफ को ड्रीम लाइफ में बदल सकती है। पर इंडिया में कई बार ऐसा हो चुका है कि एग्जाम के बाद अचानक से पता चलता है कि पेपर लीक हुआ था, या फिर एग्जाम के बाद ये पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया और री एग्जाम होगा। यानी पहले की सारी मेहनत बर्बाद एक झटके में। जब ऐसा होता है तो लाखों स्टूडेंट्स का ब्लड बॉयल होने लगता है। पेपर लीक ना भी हो तो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज का जो ट्रांसपेरेंसी होता है वो देखकर स्टूडेंट्स का खून खौलने लगता है। साल 2024 की नीट एग्जाम ऐसे इवेंट्स का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस एग्जाम में हजारों स्टूडेंट्स की मार्क्स टाइम लॉस को लेकर बढ़ाई गई थी, ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जबकि नीट एग्जाम के प्रोस्पेक्टस में ग्रेस मार्क्स का जिक्र ही नहीं था। मैं फिर से कह रहा हूँ कि साल 2024 के नीट एग्जाम के प्रोस्पेक्टस में ग्रेस मार्क्स का जिक्र था ही नहीं, और इसी के चलते देश भर के लाखों स्टूडेंट्स ने नीट के एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी एनटीए के
ऊपर सवाल उठाया। और जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऑफिशियल से पूछा जाता है कि जब नीट के प्रोस्पेक्टस में ग्रेस मार्क्स का जिक्र था ही नहीं तो फिर ग्रेस मार्क्स क्यों दिया गया, तो फिर वो क्या बोलते हैं ये सुनो। This is Arnab Mitra from TV9 Digital. Sir, my question is that grace marks issue was not there in the NEET prospectus. So, and there is no proper formula in through which you have given the grace marks. So, the second question is this. The clarity so we will revisit our SOPs, we will revisit our information bulletin, and whatever issues these have come, how we can address so that the student community knows. ये कहा जाता है कि हम लोग अपने SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को रिविजिट करेंगे, हम उसको ठीक करेंगे। यानी टेस्टिंग एजेंसीज का खुद का SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्लियर है ही नहीं। ये तो जेन्युइनली बहुत ही अजीब बात हो गई। साल 2024 के नीट एग्जाम में 67 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक 1 को अचीव किया और एवरेजली हर साल नीट में 2 से 3 बच्चे ही AIR 1 ला पाते हैं। तो कहां 3 और कहां 67, जो कि वोपिंग 2133% का इंक्रीज है सिर्फ 365 दिनों में, जो कि डाउट पैदा करता ही है। और आप में से जो लोग नीट एग्जाम से दूर दूर तक नहीं जुड़े हुए हैं उनको लगेगा हमें क्या फर्क पड़ता है। तो वैसे व्यूअर्स को तो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं पड़ता है इससे, वो तो है, लेकिन यहाँ सिर्फ नीट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इंडिया के पूरे सिस्टम की बात हो रही है। भारत के कई एग्जाम्स में ऐसे केसेस होते हैं जैसे कि स्टूडेंट्स डिससैटिस्फाइड रहते हैं। अभी के स्टूडेंट्स आने वाले भारत का फ्यूचर है और इनके साथ खिलवाड़ मतलब पूरे इंडिया देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज को स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को लाना चाहिए और सिर्फ ऑन पेपर ही नहीं बल्कि उसे एक्चुअल में इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स फुल्ली ट्रस्ट कर सके। और ये क्रिंजी लाइंस कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो कोर्ट जाओ, ये बात मेरे हिसाब से एजेंसीज को नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि ये थोड़ा र्यूड हो गया। इसके बदले टेस्टिंग एजेंसीज को थोड़ा फ्रेंडली होकर और थोड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से स्टूडेंट्स से कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। तो हाँ, सिस्टम में बदलाव तो होना ही चाहिए। फैक्ट नंबर 8, ये जो फोटो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये ब्राजील का फोटो है। और ऐसा अगर आपको जब भी देखने मिले कि जंगल में ऐसी बड़ी मछली, मान लो कि शार्क मछली जंगल में अटकी हुई है या फिर हम्पबैक व्हेल जो कि आप इस फोटो में देख रहे हो, तो ऐसा होता है सुनामी के चलते। जब भी सुनामी आता है किसी भी एरिया में तो हजारों नहीं बल्कि लाखों मछलियों पे इसका प्रभाव पड़ता है। और जो डीप सी क्रिएचर्स हैं और जो समुद्र के बीच में रहने वाले क्रिएचर्स हैं वो भी समुद्री तट पे आ जाते हैं। और जब पानी वापस जाता है तो जंगल में पेड़ पौधों के बीच में ये फंस जाते हैं और तभी हमें कुछ ऐसा एक्चुअल सीन देखने मिलता है। फैक्ट नंबर 7, क्या वो पता है कि पोलियो ड्रॉप का टेस्ट आपको अभी तक याद क्यों है? पोलियो का वो ड्रॉप जो 2 बूंद पड़ता था फिर आप उसको ऐसे टेस्ट करते थे, नमक टाइप का लगता था, उसको आप थोड़ा सा याद करो तो आपको अभी भी वो अच्छे से याद रहेगा। हल्का ठंडा इश और नमकीन टाइप का होता था। तो ये इसलिए होता है क्योंकि पहली बात पोलियो ड्रॉप का जो टेस्ट है वो बहुत ही डिस्टिंक्ट टेस्ट होता है, बाकी चीजों से बहुत अलग। और बचपन में आपको एक बार नहीं बल्कि कई बार पोलियो ड्रॉप्स पड़ा है। और तीसरी बात कि पोलियो ड्रॉप आपके लिए एक स्पेशल ड्रॉप होता था। बचपन में आपको मम्मी या पापा ले जाते थे डॉक्टर के पास और पोलियो ड्रॉप आपको पड़ता था। तो वो ड्रॉप आपके मन के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट ड्रॉप होता था आपके लिए। बचपन में आप अनकॉन्शियसली ही पोलियो ड्रॉप को बहुत वैल्यू करते होंगे क्योंकि डॉक्टर के पास जाना, ड्रॉप लेना, मम्मा मैंने दवाई ले लिया, और ये जो एक बचकाना मेमोरी होता है इसी के कारण पोलियो ड्रॉप का टेस्ट आपको आज तक याद है। फैक्ट नंबर 6, जब भी किसी कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ता है तब जो बर्थ का परफेक्ट सेट नंबर होता है उस पे जो जन्म लेता है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब मान लो कि इंडिया का पॉपुलेशन जस्ट 1 बिलियन छुआ है यानी 100 करोड़ छुआ है, तो गिनती में जो 100 करोड़वा बेबी जन्म लेगा वो तो स्पेशल है क्योंकि वो भारत का 100 करोड़वा बेबी है या फिर 110 करोड़वा बेबी है। किसी चैनल को भी आप सब्सक्राइब करते हो तो सब्सक्राइबर नंबर जो बढ़ता है, तो जैसे मान लो कि 17 मिलियन हुआ, तो जब 17 मिलियन पर्सन सब्सक्राइब करता है तब जाके वो नंबर अचानक से बदल जाता है, तो वो भी स्पेशल हुआ। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से जब साल 2000 में भारत ने 1 बिलियन पीपल यानी 100 करोड़ लोगों को टच किया था तब आस्था अरोरा नाम की एक लड़की जन्म ली थी और ये थी 100 करोड़वीं बर्थ इंडिया की, 1 बिलियंथ बर्थ। फैक्ट नंबर 5, कुछ लोग ऐसे मीम्स पोस्ट करते हैं कि प्रूफ दैट टॉम क्रूज इज अ वैम्पायर। ऐसे मीम्स इसलिए बनते हैं क्योंकि इन्हें देख के लगता है कि इनका एज बढ़ ही नहीं रहा है और स्टोरीज के हिसाब से वैम्पायर्स का भी एज नहीं बढ़ता है। अपने इंडिया में अनिल कपूर जी है और बाहर में टॉम क्रूज भैया है, तो आपको पता है असल में सब कुछ जेनेटिक है। उनका जीन्स ही ऐसा है जो 60 क्रॉस होने के बाद भी इनको ऐसे रहने में अलाउ करता है। आप लोगों में से भी कई लोगों का जीन्स जो है वो बहुत अच्छा होगा और आप अगर 50-60 भी क्रॉस करोगे तो आपके अंदर अच्छी खासी एनर्जी रहेगी। और आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि 60 साल क्रॉस करने के बाद भी 80 का फील करेंगे,
एनर्जी के मामले में। तो मानो या ना मानो, जीन्स और लक भी होता है बॉडी में। इंसान अपना वेट यानी वजन को बदल सकता है, मोटा पतला हो सकता है। इंसान आजकल हाइट सर्जरी से हाइट भी बढ़ा रहा है। इंसान बालों का कलर भी बदल सकता है, फेशियल सर्जरी करा के चेहरा भी बदल सकता है, बाल भी ट्रांसप्लांट करा सकता है। पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता है, लेकिन अपना जीन्स नहीं बदल सकता है चाह के भी, एटलीस्ट करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से। और जो आपकी सोच है, आपकी थिंकिंग है, आपकी कॉन्फिडेंस है, आपका बिहेवियर है, वो 70% जेनेटिक होता है। बाकी 30% आप उसको लर्न करके थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर सकते हो। फैक्ट नंबर 4, इस ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट्स हैं, यानी ऐसे बॉडीज जो कि पत्थर के बने हैं प्लैनेट्स, उनमें से सबसे बड़ा प्लैनेट जो कि डिस्कवर हुआ है यानी लार्जेस्ट एक्सोप्लैनेट, वो है HD 100 546b। और ये प्लैनेट जुपिटर से 6 से 7 गुना बड़ा है, यानी ये प्लैनेट जुपिटर के सामने कुछ ऐसा दिखेगा। फैक्ट नंबर 3, एक तालाब है जिसका नाम है जेलीफिश लेक, और ये पलाऊ नामक देश में मौजूद है। और सबसे अजीब बात यह है कि ये जो लेक है जेलीफिश लेक, ये विश्व की इकलौती ऐसी लेक है जिसमें ऐसे जेलीफिश मौजूद है जो कि काटती नहीं है। जेलीफिश आमतौर पे अगर आप उसके पास जाओगे, उसको से मारोगे तो आपको बाइट कर देगी और इंसान मर भी जाते हैं, वो वेनमस होते हैं। लेकिन ये तालाब पूरी तरह से जेलीफिश से भरा हुआ है, और इन सब में से सारे नॉन स्टिंगिंग जेलीफिश है जो कि काटते नहीं है इंसानों को, और इसमें आप आराम से तैर सकते हो जेलीफिश के बीच में। ये वन ऑफ इट्स ओन काइंड टाइप का तालाब है। फैक्ट नंबर 2, ऑक्टोपस, ये जो जीव है, इनके बारे में सबसे स्पेशल बात आपको पता है क्या है, जो कि इन्हें बाकी सारे क्रीचर से अलग करती है? इनका माइंड तो होता ही है, लेकिन वैज्ञानिकों को जो सबसे अजीब सी बात पता चली है वो ये है कि इनका जो 8 हाथ होता है ऑक्टोपस का, उन सारे हैंड्स में न्यूरॉन्स मौजूद है, यानी न्यूरॉन्स जो कि दिमाग में होते हैं। दिमाग क्या होता है? एक ऐसा जगह जहाँ पे न्यूरॉन्स मौजूद है। न्यूरॉन्स वो नर्व्स होते हैं जो कि हमें सोचने में मदद करते हैं, यानी दिमाग। और ऑक्टोपस के हाथों में भी न्यूरॉन्स होते हैं अलॉन्ग विथ दिमाग, यानी ऑक्टोपस का अगर आप दिमाग काट भी दो तो उनका एक एक हाथ इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर पाएगा। इनका 8 हाथ का अलग अलग दिमाग है, और 8 हाथ अलग अलग इंडिपेंडेंटली अपना ऑपरेट कर सकता है। दैट्स स्केरी, अजीब और ट्रू। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी स्पेस पॉल्यूशन के बारे में सुना है? देखो, आप सड़क पे जा रहे हो, पॉल्यूशन देख रहे हो, धूल देख रहे हो, तो आपको लगता होगा कि ये जो पॉल्यूशन है ये तो वही हो सकता है जहाँ पे हवा मौजूद हो। हवा होगा तभी ना पॉल्यूशन होगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि स्पेस जहाँ पर हवा नहीं है, स्पेस तो कम्प्लीटली एम्प्टी है ना, ब्लैकनेस ही ब्लैकनेस। तो बात यह है कि वहां भी पॉल्यूशन होता है, बट कैसे? स्पेस में हवा नहीं है तो पॉल्यूशन कहाँ से आ जाएगा? अजीब है। तो देखो, स्पेस पॉल्यूशन मतलब कि अगर आप स्पेस में एक्चुअली में जाओगे तो स्पेस आपको एम्प्टी नहीं दिखेगा। आप सोलर सिस्टम में जाकर ट्रैवल करोगे तो आपको हजारों छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे। कॉमेट्स, एस्टेरॉयड, ये जो घूमते रहते हैं बड़े बड़े, इनको छोड़ो आप, ये तो घूमते ही है, लेकिन इनका जो ब्रोकन पीसेस होता है, जो कि आपके बॉडी से भी छोटा होता है, छोटा छोटा पीस आप उसको ऐसे हाथ में ले पाओगे, वैसे पीसेस भी स्पेस में तैरते हैं, और इन्हें स्पेस डस्ट कहा जाता है। तो हाँ, पॉल्यूशन सिर्फ धरती की ही चीज नहीं है, बल्कि हमारा सोलर सिस्टम भी पॉल्यूशन से भरा हुआ है। अब इस बात पे आप ध्यान दो कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, सूरज, धरती, बाकी ग्रह, ये जो पूरा सिस्टम है, ये एक शहर की तरह है। इसके अंदर तो पॉल्यूशन है, कॉमेट है, एस्टेरॉयड, ये सब है, लेकिन जैसे आप सौर मंडल के बाहर जाते हो तब आपको वो स्केरी एम्प्टी खाली स्पेस दिखेगा। सोलर सिस्टम के बाहर निकलते ही एक ऐसा सीन आएगा जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है द लोनली यूनिवर्स। हजारों लाइट ईयर्स तक दूर दूर तक कुछ भी नहीं, और उसके बाद फिर कई तारे। स्पेस सही में अमेजिंग है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट जरूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना।